modeling language. UML stands for Unified Modeling Language. Actually, what happened into the software industry, there were lot many scientists. They have shared their own notation कि अपनी बातों को रिफ्लेक्ट करने के लिए आप different notations use करो. Booch was one of the scientists. Bohm was one of the another scientist. Romberg was another scientist. So every uh, scientist, they have uh, quoted their own what we call it as a notation कि अपनी बातों को समझाने के लिए कोई कहता है रेक्टेंगल यूज करो, कोई स्क्वायर यूज करो, कोई स्टिक मैन यूज करो, समथिंग लाइक दैट. सो आफ्टर सम इयर्स इस कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड किया गया और इसके ऊपर काम किया गया. और फिर तब जन्म हुआ किसका? यूएमएल का. बिकॉज इट बिकम समटाइम वेरी डिफिकल्ट कि कौन सी नोटेशन कौन किसको जानता है. अगर मैं एक बॉम्ब की नोटेशन को अंडरस्टैंड करती हूँ और आपने मुझे डॉक्यूमेंटेशन बना दिया लेट्स से रॉम्बर्ग नोटेशन के अकॉर्डिंग, तो मुझे समझने में फिर से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड योर डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दूसरी नोटेशन को यूज करके बनी है. तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक किया यूएमएल ने. और ऐसा भी बोला जाता है कि यूएमएल जो है वो इनिशियली यूज आई मीन जो नोटेशंस है वो कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करने के लिए बनाई गई है. यस, इट इज वेरी मच ट्रू कि यूएमएल ने तीनों नोटेशंस को मिला के एक स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन बना डाला, जिसकी वजह से हम जो आईटी इंडस्ट्री के, या हम कहेंगे नॉट आईटी रादर आई मस्ट से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं, दे ऑल आर ऑन द सेम पेज. सब एक बात का मतलब एक ही समझेंगे. जैसे हम मैथमेटिक्स की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें पता है पाई का मतलब क्या होता है, दैट इज 3.14 और 22/7 वट एवर वी कैन टेक, राइट. तो जैसे मैथमेटिक्स की कुछ चीजों का एक स्टैंडर्डाइजेशन है, इधर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, हम उस बात का मीनिंग एक ही निकालेंगे क्योंकि ये चीजें स्टैंडर्डाइज हो गई हैं. तो जो तीनों साइंटिस्ट रॉम्बर्ग, बूच और सॉरी बोम आए उनको उनकी तीनों की सॉरी नोटेशन को यूएमएल ने जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दिया. और अब हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज नोटेशन बन गई जिसको हमने एक मॉडलिंग लैंग्वेज के नाम से जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. मॉडलिंग एनीथिंग इन एडवांस मींस वी आर मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स दैट ऑफ द रियलिटी. चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक मॉडलिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको अंडरस्टैंड करके चाहे हम सब एक्सपर्ट एरिया अपने अपने एक्सपर्ट एरिया में, एनालिस्ट की हम बात करें, डिजाइनर की हम बात करें, कोडर की हम बात करें, बिजनेस एनालिस्ट की बात करें, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की बात करें, फाइनेंशियल पीपल की बात करें, वट एवर पर्सन एंड वेर एवर दे आर इन्वॉल्व इन टू इट, हर पर्सन उस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करेगा एंड वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. This is the beauty of these UML diagram. This is the power of these UML diagram that will encourage the software development industry to go for it. So standardize. So अब मैं छोटा सा एक डेफिनेशन दे रही हूँ, आल तो इसके बारे में इन डेप्थ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम इसके बारे में सेकेंड सेमेस्टर में इन डिटेल में करेंगे, उसके तो सारा वहाँ बनाना भी सीखेंगे सब कुछ. आज तो बस आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है. तो yes, UML is a standardized and graphical modeling language which is used for communicating the software design. Designing is the most important parameter of any software. तो उस डिजाइन के रिगार्डिंग जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर रहे सभी के डिफरेंट लेवल्स पे, इसीलिए हम यूएमएल बनाएंगे. सो और इनिशियली जो है यूएमएल का यूज किया जाता था सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से. बट जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन को डिफरेंट पर्सन ने अपने कामों में यूज किया और इसकी पावर को यूटिलाइज किया, सो नाउ इट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कि ऑलवेज गो फॉर यूएमएल फर्स्ट. इवन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे अपने BC4 आई मीन MC4 में सबमिट कराओगे, तो उसमें एज ए गाइड इफ आई एम योर गाइड, सो आई विल ऑलवेज लुक फॉर द यूएमएल डायग्राम फर्स्ट. मुझे यूज केस आप बता दो, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर फंक्शनैलिटी ऑफ द योर सॉफ्टवेयर. आल्दो आपका सॉफ्टवेयर भी बना भी नहीं है, बट वंस यू आर हैविंग यूज केस डायग्राम विद यू, द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि आपके प्रोग्राम आई मीन आपका सॉफ्टवेयर जब वर्किंग मोड में आएगा तो वो क्या फंक्शनैलिटी ऑफर करेगा. So this is the power of this UML diagram. So yes, there are certain parameters that we must
understand in terms of UML, that is it allow the implementation independent specification. अब इस लाइन का क्या मतलब है एक बार समझ लेते हैं. मैं एक सी शार्प की डेवलपर हूँ, आप पीएचपी के हैं, कोई जावा का है, कोई डॉट नेट का है, कोई अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग काम कर रहे हैं. बट अगर एक यूएमएल डायग्राम बन गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से डेवलपर को ये दे रहे हो, क्योंकि डेवलपर को तो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए एट द पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, और वो सारी चीज यूएमएल हमें दे रहा है. तो कितनी अच्छी बात है ना कि मैंने एक सॉफ्टवेयर को अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बनाना है तो एक ही यूएमएल बनेगा और वही सारे डेवलपर्स यूज करेंगे और अपने अपने लैंग्वेज एक्सपर्ट के हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे उस कॉरस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर में. So this is the that is the meaning of this, that is implementation of what, implementation of programming language, right? So user का और सिस्टम, हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कौन करेगा, हमारा ऑडियंस, हमारा कस्टमर. तो उसका क्या, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, किस लेवल पे वो इंटरेक्ट करेगा, और उसका इंटरेक्शन के टाइम पर क्या बिहेवियर होगा, सिस्टम का क्या बिहेवियर होगा, यूजर का क्या बिहेवियर होगा. ये सारी चीजों का एक ग्लिम्स जो है या आइडिया जो है, हायर लेवल व्यू जिसको हम कहते हैं, वो हमें यूएमएल देता है. पार्टीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेवल पे कौन सी चीज किस तरह से मूव ऑन होगी, कैसे इंटीग्रेशन होगा, क्या वैल्यू पास ऑन होगी, वो भी सारा हम ऑब्जेक्ट डायग्राम और क्लास डायग्राम से समझ पाएंगे. इंटीग्रेशन विद लार्जर और एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ये जरूरी नहीं है हमेशा मैं एक स्क्रैच लेवल से बनाऊं. कभी कभी ऑलरेडी देर आर एग्जिस्ट देर आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, और मुझे उसी में कुछ अमेंडमेंट करके मॉडिफिकेशन करके आई हैव टू रीवैम्प माय सॉफ्टवेयर, तो तब भी मैं यूएमएल को यूज कर सकती हूँ. डेटा फ्लो, कैसे, हाउ द जर्नी ऑफ डेटा इज गोइंग ऑन, हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ data is going on, that can be easily reflected with the help of UML. So data flow and dependency भी पता चल जाती है. Operational orderings, what is the sequence, what algo is working behind the scene, that is also communicated by looking at the UML diagrams and all. And concurrent operation, how much the things are running in concurrent way or in parallel way. So all this ideas can be easily communicated by means of UML diagram. So what is UML? Yes, they are said to be the pretty pictures, which and UML is not a process, that we have to understand. Yes, इसको डायग्राम्स को बनाने का एक प्रोसेस जरूर होता है, एक तरीका जरूर है, कुछ टूल्स हैं, कुछ नोटेशंस हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं. बट अगर मैं कहूँ कि यूएमएल क्या है, ये एक प्रोसेस है, नहीं, यूएमएल इज नॉट ए प्रोसेस. So that is why it is written clearly over here that it does not tell you how the things will do it, rather what is to be done. डेवलपर को सबसे बड़ा चैलेंज ही यहाँ पर आता है. आप उसको एक बार कम्युनिकेट कर दो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, आपको चाहिए क्या, दैट्स इट. Here again, UML is not blocking the creativity and innovation of the developers. Rather, what needs to be done or what is supposed to be done, that will be communicated by means of these UML diagrams. UML provides a sketch to communicate different aspect of the system. अब यहाँ पे भी दो approaches हैं. What all are these approaches? That is forward design and backward design. मैं पहले जो है ना UML बनाऊंगी, किससे पहले बनाऊंगी, that is coding से पहले. Doing UML or preparing UML diagram before coding. If I am using this kind of approach, it means I am using forward designing approach. But if vice versa is there, डूइंग यूएमएल आफ्टर कोडिंग. अब क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, मुझे तो अमेंडमेंट करने को बोला गया, मॉडिफिकेशन करने को बोला है. सो मेरे पास तो इसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, कोड इज आल्सो ऑलरेडी देयर. सो अब बेस्ड ऑन दिस और जो न्यू रिक्वायरमेंट्स आई हैं, उस सबको एक साथ एक ही पेज पर लेके आई विल अंडरस्टैंड एंड देन आई विल क्रिएट द यूएमएल एंड देन द थिंग्स विल बी मॉडिफाइड एट द पार्ट ऑफ कोडिंग आल्सो, एंड देन द थिंग्स विल बी डॉक्यूमेंटेड. सो यूएमएल कब आ रहा है, कोडिंग से पहले आ रहा है या कोडिंग के बाद आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया फॉरवर्ड डिजाइन एंड बैकवर्ड डिजाइनिंग अप्रोचेस आर यूज्ड. So yes, it is very clearly written, and this is a wonderful word that you can also write, that yes, UML is acting as a blueprint of the entire software. A complete design is to be implemented using this UML diagram. Sometime done with the case, that is computer aided software engineering tool also. बहुत सारे tools है जिसके help से हम UML diagram create करेंगे. So yes, UML is the fusion of ideas from several precursor modeling language जो मैंने आपको बताया. So we need to model a language to help
एंड द आइडिया इज व्हाट, इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं एक although वो बहुत रफ एंड टफ एग्जांपल तो नहीं है, बट यस स्टिल माय purpose will be resolved. Can anyone help me to understand that how many circles I have drawn? Any ideas, any guesses? Even seriously, if you will talk from you will ask this question from me, even I don't know how much time I have rotated my hand. So if this kind of understanding I'm having when I have communicated with the client at different level, everything is going to be overlapped. So based on such a kind of mindset, you imagine that this is my mindset कि मैंने क्लाइंट से बात की और कभी उनका डेवलपर बीच में बोलता है, कभी उनका बिजनेस एनालिस्ट कुछ कहता है, कभी कुछ कह रहा है, तो मेरे दिमाग में भर गया सब कुछ और कुछ चीजें ओवरलैप हो रही हैं। आप देखो कितने ओवरलैपिंग सर्कल्स मैंने ड्रॉ कर डाले। हाल तो मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है, मुझे समझ में आ रहा है, बट स्टिल आपको मेरा आइडिया जरूर कम्युनिकेट हो जाएगा। सो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉब्लम कुछ इस टाइप के है, जिस टाइप का डायग्राम मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, तो आई होप जो सॉफ्टवेयर बन के आएगा वो भी एक डिजास्टर क्रिएट होके आएगा। बट अगर if I will define this understanding in a very simple way, so that I can understand कि okay ये चीज मुझे समझ में आ गया, and now everyone can count on the circle कि कितने सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। सो अब सोचो, here comes the role of UML basically. UML is helping me in this way, वो और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। The only thing which is being supported by the UML approaches to this developer is increasing the understanding level towards the problem. मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। अब मेरे सेकंड डायग्राम में हाल तो वो भी बहुत एक मास्टरपीस ही बना है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। जो चीज मैं समझ चुकी हूँ वो समझ चुकी हूँ, जो समझ में नहीं आया वो नहीं लिखा, आई मीन नहीं मेंशन होगा यहाँ पर, तो एटलीस्ट ओवरलैपिंग नहीं है। सो द आइडिया वो जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ बस वो ये है कि इफ आवर विजन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम इज क्लियर, फेयर, नॉट ओवरलैप्ड, so this is the beauty of UML, that it is imparting to the software community, software development community, कि आपके डेवलपर को चीजें ठीक से समझ में आ रहे हैं। और यस अगर एक बार चीजें हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि करना क्या है, तो फिर तो उसको ट्रांसफॉर्म करना कोड की फॉर्म में इट्स नॉट अ बिग डील। So ultimately the motivation for UML is this only, that it really helped the to develop the efficient, effective and correct design, particularly in case of the object oriented design, क्योंकि हम अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ही बात कर रहे हैं और वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन सब उसी में क्रिएट होंगे। सो दैट विल क्लियर विद द प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर। और सबसे अच्छा ही बात क्या है कि यूएमएल डायग्राम बनने से, चाहे मेरा इफ आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, मुझे जावा का जे नहीं पता, सी शार्प का सी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बट आपका आइडिया जो है ना यूएमएल में मुझे आपके बिजनेस मुझे समझ में आ रहा है, मेरा बिजनेस एस्पेक्ट। So this is again the aspect that I would like to underline to all of you, that this is the beauty of UML diagram, so that all the people, either they are the part of technical team, even they are having some different mindset, still all people can communicate through this UML by means of these different UML diagram। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आगे अब हम थोड़ा सा मैं एक ग्लिम्स जरूर दूंगी उसका। सो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू हैव अ बिग पिक्चर ऑफ व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, एक पूरा ओवरऑल होलिस्टिक व्यू हमें मिल जाता है और हम समझ पाते हैं कि ओके इन दिस सॉफ्टवेयर देयर आर 4 कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, वन विल बी इंटीग्रेटेड आफ्टर थर्ड वन एंड दिस वन। सो ओवरऑल एक हमें आइडिया मिलना शुरू हो जाता है। फायदा क्या है, यूज क्या है यूएमएल का? UML has been used as a general purpose modeling language in the field of software engineering. Yes, it is now found in into the documentation of several business processes or workflow also. क्योंकि इनिशियली तो यूएमएल जो लाया गया था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, उसका मेन इंटेंशन था बस डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाता कोई और है और मेंटेन कोई और करता, तो जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन करने में ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सो ये सारे फायदे को, मतलब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के यूएमएल को इंट्रोड्यूस किया गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स है, लाइक एक्टिविटी डायग्राम। इट इज अ टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम दैट कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम सबको मालूम है, पूरा एक आइडिया लग जाता है तो उस कैसे हाउ द जर्नी विल मूव ऑन, तो उसकी जगह पर यूएमएल ने क्या कहा, नो, एक्टिविटी डायग्राम विल गिव द better idea to the development community to understand the flow of the things. They provide both a more standardized way of modeling। यही standardization help करता है हमें
इवन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। तो अगर हम अमेरिका या स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया के डेवलपर से बात करेंगे कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट के लेवल पे, तो क्योंकि उनको भी यूएमएल दे आर आल्सो यूजिंग स्टैंडर्ड अप्रोचेस, सो वी ऑल विल बी ऑन द सेम पेज, so as well as a wider range of features to improve the readability and efficacy of the software. UML diagrams are also used to communicate different aspects and characteristics of the system. अभी अभी आपको मैं 14 टाइप का डायग्राम का एक आइडिया देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट की बात कर रहा है. हाउएवर दिस इज ओनली टॉप लेवल व्यू. यस, ये चीज हमें ध्यान रखना है. हमें हाउ पार्ट के बारे में ये नहीं बता रहा है यूएमएल करना क्या है. और 60% अगर हमें किसी भी पार्ट के, इवन लाइफ के भी किसी पार्ट पे अगर कोई हमें ये बता दे कि करना क्या है, और हम भी इस बात पे कन्विंस हो जाए और क्लियर हो जाए कि हाँ ये आइडिया बिल्कुल ठीक है, तो हमारा 60% तो बैटल हम वहीं जीत जाते हैं. तो 40% के लिए तो डेवलपर कर लेगा, अपनी क्रिएटिव आइडियाज उसको अप्लाई कर ही देगा. So the system will most probably not include all the necessary detail to execute the project until the very end. So यानी कि हमें एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि यूएमएल जो है ना, एक हमें ओवरऑल एक हाई लेवल व्यू देगा, टॉप लेवल व्यू भी जिसको हम कह सकते हैं. So UML diagram will serve as a complete design that requires solely that the actual operation of the system or software will do. तो एक्चुअल मेरा सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा, मार्केट में लॉन्च होगा या मेरा एंड यूजर उसको यूज करेगा, तो क्या ऑपरेशंस रिफ्लेक्ट होंगे थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, वो मैं बनाने से पहले ही उसको जज, उसको एनालाइज कर सकती हूँ या उसको समझ सकती हूँ. ऑफन दिस इज डन बाय यूजिंग द केस टूल. बहुत सारे टूल्स है जिसकी हेल्प से हम ये काम कर पातेंगे. So the main drawback of using case tool is that they require a certain level of expertise using user training as well as the management and staff commitment. So yes, जो ये इसका थोड़ा सा एक है कि हाँ, मतलब हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी यूज केस डायग्राम को बनाने की, उसके ऊपर हैंड्स ऑन करना पड़ेगा और स्टाफ की कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, तब हम इसका फायदा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को दे पाएंगे. जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा इसको वाइड कर देती हूँ. हम्म. अब यहाँ से भी अगर हम देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा अच्छा सा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि ओके, बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस मॉडल विल बी पार्टीशन इनटू टू पार्ट. हर बिजनेस को जब मॉडल किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर में, उसके पूरे बिजनेस की पूरी फंक्शनैलिटी को या एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी फंक्शनैलिटी को एक सॉफ्टवेयर पे अगर लाना चाहती हूँ, तो मुझे सबसे पहले एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पूछ समझना पड़ेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हैं, और जो प्रोसेसेस चलते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से डेटा की जरूरत होगी. तो आप एक छोटा सा एक आइडिया देने के लिए ये मैंने इमेज कैप्चर किया है. you while transforming the business model in the form of a UML, we need to understand different processes. और उन्हीं processes के basis पे मैं pseudo code develop करवाऊंगी, उन्हीं के basis पे working model बनेगा, और उन्हीं के basis पे जो है ना फाइनली हमारी जो इंटरफेस है या हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना एज पर डिफरेंट यूजर्स उनके पैनल्स तैयार हो जाएंगे. और यस, ये सारे प्रोसेसेस इंटीग्रेट किए जाएंगे डेटा मॉडल से, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी प्रोसेस काम कब करेगा, जब उसको डेटा मिलेगा. अब डेटा के लेवल पे भी यहाँ लॉजिकल डीएफडी हम बनाएंगे, फॉर फिजिकल लेवल उसका क्रिएट करेंगे, और ये सारा डेटा जो है इनपुट आउटपुट के फॉर्म में डेटाबेस में इंटीग्रेट हो जाएगा. सो अल्टीमेटली in the form of business data model or business model and data model, ultimately we are transforming the requirement of the client into in the form of a software. तो अब देखो, बिना अंदर की और इन डेप्थ जाए गए हुए भी हम इस पूरे इमेज, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, ये इमेज डायग्राम से भी एक आइडिया तो निकाल ही पा रहे हैं कि ओके कैसे चीजें चल रही हैं. तो यही यूएमएल भी कुछ इसी टाइप से डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर को रिफ्लेक्ट करेगा. अब वो कौन से डायग्राम है? Total 14 type of diagrams are there in front of you. One is said to be the structural diagram, another is said to be the behavioral diagram. सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के, अच्छा एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ. आल्दो आपके सामने 14 टाइप के डायग्राम्स आपको अलग अलग एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए दिखाई दे रहे हैं, बट इट इज नॉट अ थंब रूल इनटू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कि आपको ये यूएमएल डायग्राम बनाना ही बनाना है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है. द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि जब मैं यहाँ जाती हूँ, कहाँ गया मेरा वो गंदे वाला डायग्राम, अच्छा वो मैंने हटा दिया था शायद. हाँ, अगर कॉम्प्लेक्सिटी कुछ उसी टाइप की है कि आपको आपको विजन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा है,
और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि फ्लो कैसे जा रहा है, तो अब आपको यूज करना है एक्टिविटी डायग्राम। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि एक्टर जो है, या इन द सेंस ऑफ आपका यूजर जो है वो इंटरफेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा, क्या इनपुट डालेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर के लेवल पे क्या आउटकम आना चाहिए। तो यस, इट मीन्स आपको यूज केस बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, although UML is supporting 14 types of diagrams to you, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप 14 के 14 बनाओ। अगर आपको, आपकी टीम को या आपको इटसेल्फ किसी लेवल पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेक हो रही है, तो अब आपको देखना होगा कि कौन सी टाइप के सिनेरियो के लिए कौन सा डायग्राम सुटेबल रहेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे फंक्शनैलिटी समझनी है सॉफ्टवेयर की, तो उसके लिए यूज केस डायग्राम एक आंसर है। मुझे फ्लो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कहोगे ठीक है, मैं आपको एक्टिविटी डायग्राम बना के देता हूँ, और आप यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया कि एक्चुअल वे में फ्लो कैसे जा रहा है। तो द थंब रूल इज व्हाट हेयर रादर, कि हमें वहां पर यूज यूएमएल को यूज करना है जहां आप या आपकी टीम कॉम्प्लेक्सिटी फेस कर रही है, क्योंकि इसका काम ही क्या है इस डायग्राम का, आपको एक बिगर पिक्चर देना, आपका विजन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम को क्लियर क्लियर करना। और अगर कुछ सिंपल सॉफ्टवेयर है, आपको आपको कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आई नहीं है, तो फिर से वही बात कि ऐसा कोई थंब रूल भी नहीं कि बनाना ही जरूरी है। हाँ, अगर हम इग्नो की प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से कहें, तो वहां तो मांगा गया है, वहां तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पर आप देखो, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है। डिप्लॉयमेंट के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाता है, लेकिन जब हम क्लाइंट के साइड पे उसको डिप्लॉय करने जाते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो क्या हर बार मैं अपने डेवलपमेंट टीम के पर्सन को वहां भेजती रहूं, कभी गुड़गांव, कभी नोएडा या फरीदाबाद, आउट ऑफ दिल्ली कोई जाएगा तो ऑब्वियसली कन्वेंस का भी रहेगा, उस दिन मैं और कोई काम भी उसको प्रोजेक्ट नहीं दे पाऊंगी, वो बिजी हो जाएगा मेरा मैन पावर। So why not to use the deployment diagram in this scenario? If even after following the deployment diagram, if the still the team जो आपसे जिन्होंने आपसे प्रोजेक्ट बनवाया या कोड करवाया, उनको स्टिल कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस वीडियो आई मीन कॉन्फ्रेंस कॉलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कुछ चैलेंजेस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम इज अ सोल्यूशन इन दिस सिनेरियो। राइट। इस तरह से आपको पूरे पैकेजेस समझने, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रोफाइल के थ्रू, प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू हम प्रोफाइल्स रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंट एंड यूजर का। क्लास डायग्राम जो कि डेवलपमेंट कम्युनिटी को, जो कोडर है उनके लिए बनाया जाएगा, उसको, क्योंकि कोडर तो आपका कभी कम्युनिकेट नहीं कर रहा ना क्लाइंट से डायरेक्टली, आपने कम्युनिकेट किया, आपके बिजनेस एनालिस्ट ने, डिफरेंट टीम मेंबर्स ने प्ले इंटरेक्शन किया, उसको तो कुछ मालूम नहीं है। तो हेयर कम्स द रोल ऑफ क्लास डायग्राम। You have designing team will prepare the class diagram and will forward the same to the development team, so they will transform the class diagram parameters into the corresponding code, and accordingly आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। अब क्लास और ऑब्जेक्ट डायग्राम जो है ना, ऑब्वियसली डिफरेंट एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, बट एक ही चीज के हम कहेंगे दो पहलू हैं। कंपोनेंट डायग्राम को देखने के बाद डिफरेंट कंपोनेंट जो इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर में, उसका आइडिया लग जाएगा आपको। इसी टाइप से स्टेट मशीन डायग्राम, अब जैसे हम एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, वी पुट द आवर एटीएम कार्ड इनटू द मशीन, देन वो रीड करेगा कार्ड की डिटेल, फिर हमारे सामने एक इंटरफेस होता है, फिर वो पूछता है कि आप क्या करना चाहती हो सुमिता, सो आई हैव प्रेस द विथड्रॉ बटन, एंड देन मेरी ट्रांजेक्शन आगे जाएगी, और फिर फाइनली, तो ये एक ही ट्रांजेक्शन में जितनी हमने अभी स्टेट करी, इंसर्ट द कार्ड, इंटरफेस विल अपीयर, प्रेस द बटन, देन अगेन फर्दर, ये सारी चीजें इस टाइप की चीजों को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम स्टेट मशीन डायग्राम को यूज करते हैं। कम्युनिकेशन डायग्राम नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ चीजों को कम्युनिकेट करना है हायर लेवल व्यू के फॉर्म में, तो हम कम्युनिकेशन डायग्राम को यूज करेंगे। यूज केस डायग्राम सबसे पावरफुल है आपका यूज केस डायग्राम। इवन जब हम भी एज ए गाइड जब प्रोजेक्ट आपके रिव्यू करते हैं, तो हम सबसे पहले यूज केस और डीएफडी का जीरो लेवल में जाके देख लेती हूँ, मुझे वहीं से आपके सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज जो है ना वो समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो। एक्टिविटी डायग्राम में बता चुकी हूँ। सीक्वेंस डायग्राम, मुझे अमेजोन से एक नया रिस्ट वॉच खरीदना है, तो क्या सीक्वेंस रहेगी कस्टमर की जर्नी की। कस्टमर विल गो टू द ब्राउजर, विल पुट द योर यूआरएल amazon.in or .com into the browser, then I will put my query into the search bar of the Amazon, then it will show me the only those query जो मैंने रिस्ट वॉच का एग्जांपल लिया वो मुझे दिखाएगा। then I will put some item to my add to cart, out of this add to cart में मैं पेमेंट गेटवे पे जाऊंगी, इतने सारे आइटम में से मैंने दो आइटम पे ही पेमेंट किया, और उसके बाद फाइनली वो
क्या बोलते हैं उसको, एड्रेस मांगेगा और फिर मीन्स डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट। अब इस पूरी जर्नी के अंदर हमारा जो ऑपरेशंस है वो सब लॉजिकल जा रहे हैं। मैं किसी भी बात को हिला नहीं सकती थी, क्योंकि अगर हिला दूंगी तो ऑब्वियसली ये एक ट्रांजेक्शन मेरी कंप्लीट नहीं होगी। तो in the same way, this is just an example. If I'm going to develop a software और एक particular set of steps मुझे रिफ्लेक्ट करने हैं या समझने हैं, अपनी टीम को कम्युनिकेट करना है, सो आई विल प्रेफर टू गो फॉर सीक्वेंस डायग्राम। और इस सीक्वेंस डायग्राम को देखने के बाद टीम को, जैसे भी मैंने एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की जर्नी को आपके सामने एक एग्जांपल की तरह बताया, तो मेरी टीम भी बस उस सीक्वेंस डायग्राम को देखेगी और उसके ऊपर कोड कन्वर्ट कर देगा, कर देगी उसको। So this is the power of sequence diagram. Similarly, how the user will interact, उसको reflect करने के लिए interaction diagram and all. And then comes timing diagram. अब हमारा जो ऑनलाइन की हम बात करते हैं या ऑनलाइन विजिटर की जब बात करते हैं, तो कितने टाइम पर हमारा एक ऑनलाइन विजिटर मेरी वेबसाइट पे आता है, क्या उसका बाउंस रेट है, किस पेज पे वो सबसे ज्यादा समय बिताता है, कौन सा लिंक उसको ज्यादा हिट हुआ, ये सारी चीजों के बारे में मेरे को अगर पता लगाना है, तो मुझे टाइमिंग डायग्राम विल रियली है कि आपका विजिटर जो है इस पर्टिकुलर पेज पर उसका स्टे पीरियड इतना रहा, उसका बाउंस बैक कितना आया, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये सारी चीजें टाइम से रिलेटेड है, तो मेरे को ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरी वेबसाइट का वो मोस्ट लाइक्ड कंटेंट है, बिकॉज आवर विजिटर स्टे मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर हियर। एंड ये सारा आइडिया मुझे कैसे लग पा रहा है, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डायग्राम ओनली। तो उस सारी चीजों को ऑब्वियसली हम पहले कैप्चर करेंगे और फिर टाइमिंग डायग्राम के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ताकि जो कोरस्पॉन्डिंग टीम मेंबर्स हैं वो एक रिक्वायर्ड एक्शन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को या अपनी स्ट्रैटेजी को या प्लानिंग में चेंजेस करेंगे। सो ऑल दीज जस्ट दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स, ऑल्दो मैंने क्या बताया ना आपको, एमसीए सेकंड सेमेस्टर में ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है आपको, उसमें आप एक एक डायग्राम अपने हाथों से, अपने शुभ हाथों से ड्रॉ करोगे और उसी के ऊपर आपका प्रैक्टिकल भी होगा, राइट। वो जब हम सेकंड सेमेस्टर में होपफुली हम मिलेंगे, तो वहां पे और डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। तो ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल डायग्राम। तो वहां पर आपको ये 7 देने पड़ेंगे सारे। ये वाले डायग्राम जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। सिमिलरली जो बिहेवियरल यूएमएल डायग्राम है, उसमें आपके सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये सारे पैरामीटर। और ये बात यहाँ पर भी मैंने डॉक्यूमेंट कर दी है, सो दैट क्योंकि आप सब यही डॉक्यूमेंटेशन रेफर करोगे। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम 14 के 14 डायग्राम याद मतलब बनाए। तो जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है वहां बनाएंगे, और जहां जरूरत नहीं है नहीं बनाएंगे, राइट। अब कुछ पॉपुलर हैं जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दैट इज यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम। ये मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके बारे में हम ग्लिम्स तो कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर इन्हीं के बेसिस पे जो ना डिफरेंट व्यूज पर्सपेक्टिव जनरेट होते हैं। मतलब हमने यूएमएल डायग्राम बना दिया, डिफरेंट व्यूज जनरेट हो रहे हैं, पर्सपेक्टिव जनरेट हो रहे हैं, उसी के बेसिस पे यूज केस व्यू बना बताया जा रहा है। यूज केस डायग्राम को देखने के बाद दिस व्यू विल एक्सपोज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। हमें समझ में आता है कि अच्छा ये फंक्शनैलिटी अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट भी क्लाइंट से लेनी पड़ेगी। डिजाइन व्यू को देखने के बाद हमें वो टर्मिनोलॉजी मिल जाती है जिसको हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे और इंटरफेस पे भी दिखाएंगे उसको। प्रोसेस व्यू को समझने के बाद मैं एक्चुअल सिस्टम के प्रोसेसेस को समझ पाऊंगी। आपको याद होगा हमने जब यूज जीरो लेवल डीएफडी बताया था, तो वो पूरा एक सिस्टम प्रोसेस को दिखाया था कि क्या जा रहा है और उसमें से क्या आ रहा है, राइट। इसी टाइप से इम्प्लीमेंटेशन व्यू, इसको एड्रेस करने के लिए फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसको हम फिजिकल डीएफडी भी बोलते हैं, वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा। और डिप्लॉयमेंट व्यू के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं अपने टीम को डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पर भेजने से बेटर है एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम बना के उनको दे दूंगी, और उसके बाद उसका एक पर्सपेक्टिव जनरेट होके आएगा। सो दिस व्यू विल फोकस ऑन टू द मॉडलिंग कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डिप्लॉइंग द सिस्टम। सो विद दिस आपका यूनिट 15 जो है इट इज फिनिश फ्रॉम माय साइड। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू लास्ट यूनिट, that is data science. How data science is important for software engineer, how even it will it can impact the behavior of our software also.
तो वो कौन से मुद्दे हैं, आई मीन वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो डेटा साइंस के जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानने चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रिक्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करना है एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। तो उसको वो सारे एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे जिससे हम अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर को एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर में यू नो कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने सुबह एक सॉफ्टवेयर का थोड़ा रिव्यू शेयर किया। सॉफ्टवेयर वाज गुड, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल वो एक ग्रैब नहीं कर पा रहा था अटेंशन को, अपने टारगेट ऑडियंस को कैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो यही रिव्यू मैंने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शेयर किया उस उसकी रिव्यू रिपोर्ट में, कि ऑल्दो सॉफ्टवेयर इज सर्विंग द पर्पस, जहां तक एक बेसिक रिक्वायरमेंट या जेनेरिक रिक्वायरमेंट की बात है, वो सर्व कर रहा है। बट अगर हम बात कहें कि भीड़ से अलग रख के या कुछ इफेक्टिवनेस आना या मोस्ट प्रॉमिसिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपका सॉफ्टवेयर ये वो चीज नहीं जनरेट कर रहा है, इसको और थोड़ी सी एनहांसमेंट की जरूरत है। सो नाउ द टीम इज अगेन वर्किंग ऑन दैट थिंग। तो वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं डेटा साइंस के जो that can generate the effectiveness of my software. Now we are going to cover those aspects. तो ये सभी टॉपिक चीजें हम आज कवर करेंगे, और लास्ट में आपकी इसमें एक केस स्टडी है। मीठी तो नहीं है ज्यादा? अच्छा, एक सेकंड। So yes, we were talking about the data science, how
data science can impact the outcome or effects of the software. So now we are going to cover that one also. So yes, we all are living in the data driven world. पूरी अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो पूरा काम ही हमारा डेटा के ऊपर होता है, और पूरा हर जगह पर एक डेटा मॉडलिंग अप्रोच को यूज करके हम आगे अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करते हैं. So keeping in view this idea, data-driven world, we all are living into the data-driven world. We are making sense out of the raw data is information superpower. मतलब क्या बोलना चाहिए इसको कि कुछ भी चीजें हमारी लाइक या डिसलाइक पर नहीं होनी चाहिए. यही इसका एक आइडिया कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ मैं, कि हर चीज के पीछे जो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं वो सारा कहाँ से निकल के आ रहा है, हमारे डेटा डेटा पार्ट से. सो विद ईच पासिंग डे, बिकॉज डेटा इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, एवरी ट्वीट, एवरी फेसबुक पोस्ट, सारा सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, यही वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो जिसने हमारे मतलब अराउंड एक फ्लड ऑफ डेटा लाके खड़ा कर दिया. एंड एवरीवेयर we go, we find lots of data in a very interesting and and eye catchy way कि हम पढ़ने पे मजबूर भी हो जाते हैं. कुछ डेटा तो इतने अच्छे होते हैं. सो यस, इसका मतलब हमारे पास बहुत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही हैं, एंड दे आर जनरेटिंग दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस काइंड ऑफ डेटा आर generating massive data around us. In addition to the social media popularity, the data generated by the sensor technology or in terms of internet of things, they enable the devices and variable also that generate the high velocity of data. तो यानी कि डेटा के जनरेट होने के कई सोर्सेज हैं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं. सो यस, डेटा साइंस इज अगेन गेनिंग द पॉपुलैरिटी विद द इमर्जेंस ऑफ बिग डेटा, राइट. इवन अगर हम डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें तो सारे विजिटर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, या हम ये जानना चाहें कि कौन सी डिवाइस को वो कर रहे हैं, कौन से पेज पे आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये भी तो एक डेटा साइंस है. वेबसाइट का डेटा साइंस हुआ ये, राइट. So data analysis has been around from last many decades. So data analysis method have evolved over period of time. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स और प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं, उस हिसाब से हमारे डेटा एनालिसिस करने की मेथोडोलॉजीज भी डिफरेंट हो जाती हैं. So yes, as data scientists can crunch massive amount of data to detect the anomalies, patterns, trend. Organization want to leverage the data science to reduce the cost. हेलो, मैंने शेयर नहीं किया. शेयर तो है. ओके. सो डेटा के पावर को हम सब समझ पा रहे हैं कि हर जगह पर डेटा से ही सारी चीजें हो रही हैं. एंड अगेन once we are having any sort of data in our hand, measurability can also be applied. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अच्छा और बुरा कहना किसी भी चीज के बारे में, it will not define that thing. No specification can be evaluated with this, राइट. अगर मैं अभी, हम बारिश का एग्जांपल ले रहे थे, बारिश बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत कम है, ये ज्यादा और बहुत से कुछ पता नहीं चल पा रहा है. हाँ, इसको अगर हम बताएं कि कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, तो एक कैलकुलेटिव वैल्यू जो एक डेटा जो निकल के आएगा, दैट विल गिव यू एन एग्जैक्ट आइडिया दैट ओके व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. So this is just a small example. Similarly, in case of software engineering, by having some sort of data with us, we can find out the patterns, how the people are want this kind of thing, और क्या उनको चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेंड्स क्या बताता है, डेटा का ट्रेंड क्या बताता है, राइट. तो ये सारी चीजें जो है ना हमें, और इवन द प्रैक्टिकल डेटा जो एक्सपीरियंस से निकल के आता है, when the people will use your software, then what are their feedback in context of that. ये सारी चीजें, they are the different sources of data, and that will really help us to understand the better scenario, और एक्सप्लोर, क्रॉस सेल और अपसेल अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल पाएगा. अपकमिंग टाइम में क्या न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं, ये पता चल पाएगा. जैसे आज है आपका सैटरडे, थर्सडे को वन ऑफ द AI expert he met with PCTI team, and he has shared his vision that in the next 3 years there will be drastic changes at the workplace scenario in India. He was talking about in India only. तो बहुत मतलब ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट पर्सन और दैट प्रोफेशनल इज हैविंग. उसने अपने हिसाब से बताया दैट
Now you need to apply the disruptive technology in every aspect of the business so that you can cope up with that scenario that will arise after 3 years. तो अगले भविष्य के 3 सालों में इंडिया के वर्क प्लेस कल्चर में जो एक ड्रास्टिक चेंजेस आने वाली हैं, उसके लिए अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो 3 साल में आप इतना इस लेवल पे आ जाओगे कि आप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओगे और यू कैन स्टिल बिकम द जाइंट इन द बिजनेस वर्ल्ड. So this is just an example to give an idea that how data science is helping all the business people, all the development community to forecast about certain aspect of the business world, and even we can gain some competitive advantage also. तो अगर आगे भविष्य में जैसे एक इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर योर वेयर योर लाइफ विल गो आफ्टर 5 years, or how you are thinking your career graph in the next upcoming 10 years. तो वो वहाँ भी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ही देखी जा रही है. तो डेटा साइंस इज गिविंग अस सम दैट sort of facts and figure that will really help us to gain a competitive advantage at the part of business also. So data science is an interdisciplinary field which is consisting of statistics, computer science, machine learning and other aspect also. तो ये सब भी साथ में इनकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, तो इसके अलावा यूजर का एक्सपीरियंस क्या कहता है, एवरीथिंग इज ब्लेंडेड इनटू इट so that a mature idea about the understanding can be can be understand out of it. So yes, data is considered as a strategic asset. जिस तरह से हम लेडीज के लिए हमारी डायमंड की ज्वेलरी या गोल्ड बहुत कीमती होता है, उसी टाइप से अगर हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक एसेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा ही है. ये भी उतना ही कीमती है. दैट इज व्हाई इन सम ऑफ द बुक्स इट इज रिटन वेरी क्लियरली दैट डेटा इज द डायमंड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. they are the gold for the for the organization. but हाँ, अब अगर नेचुरल क्रस्ट में से मैं गोल्ड निकालूंगी या डायमंड निकालूंगी तो कुछ इम्प्योरिटीज भी साथ में आ जाती है. ये सब कुछ हम सब ने साइंस में पढ़ा हुआ है. तो हेयर कम्स द साइंस पार्ट ओवर हेयर कि कैसे जो डिफरेंट फॉर्मेट का डेटा है या अनक्लीन डेटा है उसको डेटा साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद वी कैन क्लीन दैट डेटा. वो भी हम आगे इसके आज के सेशन में ही कवर अप करेंगे. आज मेरा आइडिया, मेरी प्लानिंग यही है कि आज आपका मतलब थियोरी पार्ट सारा खत्म करा दूं मैं, चाहे आज प्रैक्टिकल पार्ट हो पाए या ना हो पाए. एक पार्ट आज हमारा फिनिश हो जाएगा और उसके बाद जो है और आपकी अटेंडेंस भी लगभग 70% ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है. आप में से किसी ने पूछा था पता नहीं इस बैच में या दूसरे बैच में, तो मैंने कंसर्न पर्सन से बात की थी. सो यू आर हैविंग योर अटेंडेंस डेटा आल्सो टू बी कुछ एक दो केस छोड़कर बाकी सबका लगभग 70% है. नो प्रॉब्लम इन दैट पार्ट. तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो. प्रैक्टिकल पार्ट जो है ब्लॉग के थ्रू हम लोग देख लेंगे तो आप अपनी भी प्लानिंग कर पाओगे. तो मैं चाह रही हूँ कि आज आप मेरे पार्ट पे थ्योरी पार्ट पे फिनिश मतलब फ्री हो जाए रादर. So yes, now I'm back to my topic, that is how data is said to be the asset for the organization. So yes, because data give us some better insight about the thing. We can gain value from the data that they have the solve. एक कुछ शेयर मार्केट की कुछ मैं ऐसा कुछ देख रही थी तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी कोटेशन लिखी थी. उसका मीनिंग क्या था, मतलब उसका आउटकम मैं आपके साथ बता रही हूँ. यू कैन रिलेट दैट आइडिया विद दैट ऑफ दिस डेटा पार्ट कि कभी भी किसी शेयर ब्रोकर का डिसीजन शेयर ब्रोकर आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता. उसके द्वारा लिया गया डिसीजन जो है ना वो नुकसान करता है. अ पर्सन नेवर इंटेंशनली कोई ऐसा करता नहीं, अपने काम की वर्थनेस को खराब नहीं करेगा. या अगर मैं शेयर ब्रोकर हूँ, आपने मुझे अपना पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए दिया और मैं उसको बेस्ट से बेस्ट अपनी दिमाग लगा के और उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगी. तो अगर मेरी कोशिश करने के बावजूद आपका पैसा डूब जाता है या पूरी वर्थ नहीं निकलती है तो ये पर्सन की गलती नहीं है. रादर द डिसीजन दैट वाज टेकन बाय दिस पर्सन, दैट विल बी रॉन्ग. अब यहाँ पर आप रिलेट करो कि मेरा भी डिसीजन, इफ आई एम दैट पर्सन, अगर मेरा डिसीजन रॉन्ग है तो मेरे डिसीजन का बेस क्या है? मेरे डिसीजन का बेस है डेटा.
तो जिस सोर्स से, जिस रिलायबल सोर्स से मैंने वो डेटा कैप्चर किया और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की और उसी के बेसिस पे मैंने आपका इन्वेस्टमेंट कर डाला और वो इन्वेस्टमेंट आपका लॉस में कन्वर्ट हो गया, सो इट इज नॉट द पर्सन who has done something wrong, rather it was the calculation or the manipulation or the source of data that was not correct, that was not reliable, that was not updated, that was not trustworthy. तो यू कैन इमेजिन अ सिनेरियो कि हम चाहे अपने डेवलपमेंट इंडस्ट्री के किसी भी पार्ट पे काम कर रहे हो, अगर डेटा ठीक है तो हमारी आगे की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ ठीक जाएगा, और अगर वही गड़बड़ है तो फिर तो कोई हमें सेव ही नहीं कर पाएगा. तो वी ऑल कैन इमेजिन अ काइंड ऑफ सिनेरियो कि व्हाट कुड हैपन इफ द डेटा पार्ट इज नॉट करेक्ट. तो ये एग्जाम्पल कोट करने का आइडिया सिर्फ यही है, वी आर नॉट रॉन्ग, द ओनली द थिंग, हमारे हमारे काम का जो डिसीजन लेने का जो बेस है जिसको हम डेटा कह रहे हैं, वहां अगर कमियां हैं, वहां अगर वीकनेस है, वो अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो हेयर कम्स द रोल ऑफ डेटा साइंस. Data scientist, science, or the person who is handling this scenario, they are said to be the data scientist. They will ensure कि आप हमसे ये काम, हमसे ये डेटा ले रहे हो, तो आपका या डेटा ले रहे हो या जो भी आप इस पार्ट पे आगे प्रोसेस करोगे, that will be trustworthy on this part. So yes, data science, that will really help the business to make the data driven decision. पूरा डेटा मॉडलिंग इसके ऊपर अप्लाई होगी. ऑर्गेनाइजेशन कैन अप्लाई द डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा एनालिसिस मेथड. अब अगर मैं अपने, मान लो मुझे लीडरशिप के ऊपर एक पावर पॉइंट बनाने को बोल दिया, तो मैं भी गूगल पे जाऊंगी, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा निकालूंगी एंड देन उसको प्रिपेयर करूंगी, अपनी पीपीटी तैयार करूंगी और फिर इसके ऊपर एनालिसिस करूंगी, एक थर्ड पार्टी व्यू लूंगी कि क्या इस मेरी पीपीटी से आइडिया निकल पा रहा है, इज दिस कम्युनिकेटिंग द राइट आइडिया टू माई टारगेट ऑडियंस और नॉट. सो अगेन ये सारी चीजें, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. आप पावर पॉइंट की जगह एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल रख के समझ सकते हो. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगर if my PowerPoint is communicating the right idea to the target audience, it is possible because of these sequence of steps that I have followed in this example. Right, the data was collected from the right channel, और नहीं भी है कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने जो डेटा प्रिपरेशन किया उसके अंदर भी क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे, वो आगे हम आगे वाली स्लाइड्स में और डिटेल में इसको करने वाले. तो एक ग्लिम्स आपको आइडिया थोड़ा सा क्रिएट क्लिक कर गया होगा दैट हाउ we can by having the worthful or massive volume of data, even we can understand the behavior of our customer also, and can explore the business opportunity to influence that their customer. रिव्यूज का डेटा, फीडबैक का डेटा क्यों इतना मैटर करता है, क्योंकि वही सारी चीजों को आगे ड्राइव करेगा. तो अगेन डेटा मॉडलिंग तो उस पर भी अप्लाई होनी चाहिए, राइट, कि मैंने एक इंटरफेस बनाई है, हाउ द पीपल विल थिंकिंग अबाउट इट, आर दे फाइंडिंग इट टू बी यूजफुल और दे आर फाइंडिंग इट टू बी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग. तो ये these kind of thing will really help me to optimize the software at different level. Yes, software engineer, they work in multiple application domain. They has only, अगर कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है, मल्टीपल एप्लीकेशन डोमेन को भी मैनेज करना है हमें, मेरे पास लिमिटेड समय है 3 months का, एंड चेंजेस, सो व्हाइल चेंजेस अकर्स इन द रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, कहीं पर भी चेंजेस आ सकते हैं किसी पार्ट में. तो यहाँ पर जो हेल्प करेगा वो डेटा साइंटिस्ट है, जो एक कंक्रीट आंसर, एक फैक्ट्स एंड जिसको हम कहते हैं ना फुल प्रूफ आंसर देगा इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस, दैट विल हेल्प टू complete this assignment or complete this project in the given stipulated time period. कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं डेटा साइंस के जहां पर होता ही होता है, मतलब इस एस्पेक्ट का यूज होगा ही होगा. स्मार्ट रिकमेंडेशन, अब वो चाहे डॉक्टर के लेवल पे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लेवल पर हो, लॉयर के लेवल पे हो, या किसी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज करने के लेवल पे रिकमेंडेशन हो, या इवन कार खरीदनी है मुझे तो उसके लेवल पर हो, वो कहीं पर भी हम डेटा साइंस को यूज कर सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट पे. सो अल्टीमेटली डेटा साइंस इज हेल्पिंग मी इन गिविंग द कंक्रीट रिकमेंडेशन टू द right to the target audience. So data science application, they will analyze the massive historical data. अब एक छोटा सा ना एक्सपेरिमेंट हम लोग सब लोग समझते हैं, मैं बस शेयर कर रही हूँ आपसे अंडरस्टैंडिंग. मुझे आप लोग बस एक आइडिया दे देना कि इफ अ पर्सन हैज गॉट 80% मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड लेट्स से, और
ट्वेल्थ क्लास में उसके आए हैं 87%, और ग्रेजुएशन में जो है उसके 82% आए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है ना उसके 85% आए हैं। 82, 85, 87, और एक मैंने क्या बोला था 80। अब होपफुली अब ये बता दो उसका पीएचडी में क्या ग्रेड आ सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। यू ऑल कैन हेल्प मी ऑन दिस पार्ट। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 80 to 90 की रेंज में आएगा, एवरेज निकाल लेंगे उसका? यस और नो? Yes. यस ना? सो Yes, ma'am. मैंने कैसे, हम लोगों ने कैसे करी कैलकुलेशन? उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख के वी कैन रिकमेंड देम कि ओके होपफुली इन द पीएचडी यू विल बी एबल टू स्कोर दिस मच बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल डेटा। बस यही काम डेटा साइंस भी कर रहा है। वो हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है, उसी पैटर्न उसी डेटा के बेसिस पे काम करके एक इफेक्टिव रिकमेंडेशन कंसर्न पर्सन को देता है, सो दैट उसका डिसीजन जो है वो एक प्रॉमिसिंग डिसीजन में कन्वर्ट हो जाए। Big data analytics, data science application, they will analyze the entire massive data। और कौन सा मैसिव डेटा? जो हमने सेंसर टेक्नोलॉजी से कलेक्ट किया है। सोशल मीडिया पे हमारे जितने जो प्रोफाइल्स बने होते हैं, हर प्रोफाइल पे डिफरेंट फ्रेंड लिस्ट पे जो डेटा निकल के आता है उसके ऊपर भी बहुत सारा हर प्रोफाइल के हिसाब से अगर हम देखें या कैटेगरी के हिसाब से देखें बहुत मैसिव डेटा होता है, उसके ऊपर भी एक साइंस काम कर रही है जिसको हम बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। अब आप देखो यहाँ से डेटा डिवाइसेस का डेटा आया, सोशल मीडिया का डेटा आया, लॉग टेबल्स का डेटा आया, और इन सब के डेटा से एक बिग डेटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट जो बल्क अमाउंट ऑफ डेटा के बेसिस पे जो एक अंडरस्टैंडिंग निकल के आई है, तो एक बिगर पिक्चर जो है ना, मोर बेटर विजन, और हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड विजन जो है निकल के आया। तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज ऑफ द डेटा साइंस। तो इस तरह से हम उसको उसकी पावर को यूज करेंगे। वेब सर्च में एनालाइज करेंगे वेब स्केल के डेटा को, सो दैट हम ये समझ सकेंगे कि कहाँ से मतलब या किस सोर्स से वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। अगर मैं सोशल मीडिया की भी बात करूँ तो मैं ये भी समझ पाऊंगी यूट्यूब से ज्यादा आ रहा है या फेसबुक से आ रहा है, कौन से चैनल से आ रहा है, या आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग से आ रहा है, टेलीग्राम मार्केटिंग से आ रहा है, या चैट बॉट से आ रहा है, कहाँ से ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। सो दैट कैन बी एनालाइज। So data analytics, through analysis and visualization of the data, we can gain insight that can help us to make the data-driven prediction, forecasting and prescription even. हम देखो हम लोग न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें बहुत बार कई बार आता है न्यूज़ में, हम लोग ये लाइन सुनते हैं, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में भी होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि दिल्ली ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, या सर्दियों में आज धुंध का रिकॉर्ड टूटा, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है? ये सारा पीछे के डेटा के बेसिस पे, इसका मतलब हिस्टोरिकल डेटा कहीं पर स्टोर किया गया और उसी के बेसिस पे कुछ डेटा ड्रिवन प्रेडिक्शन निकाली गई, तभी वो लाइन हमें सुनने को मिली कि दिल्ली ने पिछले 40 साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये प्रेडिक्शन है। आई मीन ये पास्ट की डेटा को लेकर अभी बताया भी गया है, और आगे भी कह सकते हैं कि हम आगे जो है ना ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। फिर चाहे वो एप्लीकेशन एरिया शेयर मार्केट का हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो, बिजनेस वर्ल्ड का हो, व्हाटएवर इट इज। इवन अब तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी बड़े सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, क्या क्विज काइंड ऑफ चलते हैं कि हाँ कौन पार्टी जो है ना अब 2023 में विन करेगी या क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब प्रिडिक्शंस हैं। हेल्थ केयर data generated by the wearable is used for active monitoring and reduce the health complication। तो हेल्थ केयर तो बहुत ही वास्ट स्कोप रखता है, डेटा साइंस की पावर को वो यूज कर सकता है फ्यूचर के इस कंटेक्स्ट में कि क्या डाइट चार्ट, या हम कहेंगे क्या इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, या क्या प्रेडिक्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर अपकमिंग चैलेंजेस एट द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर हो सकते हैं। ये सारी चीजें ड्राइव हो सकती है। जैसे अभी बच्चों की कोविड की जो वैक्सीन आई थी, बीइंग ए पेरेंट मैंने भी अपने बच्चे को नहीं लगवाई है, बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ द साइड इफेक्ट दैट कैन जनरेट। सो हेल्थ केयर में भी डेटा साइंस को हम ये प्रेडिक्शन के लिए लगा सकते हैं कि एक नई मेडिसिन आई है, उसका डिफरेंट एज ग्रुप्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। और ये बिल्कुल ट्रू है जो मेरा मैंने जो एग्जांपल अभी शेयर किया, वन और टू ऑफ द रिलेटिव्स, in case of their kids, they are facing some sort of side effect also। So again, तो कहने का मतलब ये सारा डेटा इस डेटा साइंस के अंदर आएगा, और वो प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पे जनरेट होगी, कीपिंग इन व्यू ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज आदर।
तो हेल्थ केयर में ये एक एग्जांपल के लिए जस्ट मैंने लिया। बिजनेस इंटेलिजेंस, कुछ और एप्लीकेशन एरियाज हैं। बिजनेस तो चलता ही डेटा के बेसिस पे है। हम ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कितना है, उसका इंटरेस्ट कितना है, उसकी नीड है या नहीं है। ये कुछ 2-3 पैरामीटर्स हैं जो ये फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि ये जो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट कस्टमर की प्रोडक्ट की जो फीचर्स मांग रहा है या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, उसके बेसिस पे कितना कन्वर्जन निकल के आ सकता है। तो again, data science have a great market in this business intelligence domain also. They are mainly used for the business intelligence purposes. Organization can leverage business analytics applications using data science to identify the challenge. अपकमिंग टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे किन किन प्लेटफॉर्म पे इसको सेल किया जा सकता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विस हम सेल कर रहे हैं, क्या फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सेल्स ऑफर्स के बारे में एक इवैल्यूएशन किया जाता है कि अगर मैं 40% डिस्काउंट रखूंगी तो क्या आउटकम निकलेगा गया, आई मीन क्या निकल के आएगा, या 25% रखूंगी तो कस्टमर का टर्नओवर कितना होगा या कन्वर्जन कितना निकल के आएगा। तो ये सारी जो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज बिजनेस वर्ल्ड में होती है, क्योंकि बिजनेस और मार्केटिंग दीज आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द सेम थिंग। प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे फ्लक्चुएट होगी, ये सारी चीजें हम कस्टमर के बाइंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करके एक आइडिया निकाल सकते हैं। आरओआई क्या निकल के आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या निकल के आएगा। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस के क्या आउटकम फाइनली निकल के आएगा। Even the telecom industry is offering a great prospect in the data science also. So use data science method to understand the customer churn forecasting, कि हमें ये समझ में आ सकता है कि वो क्या करेगा, उसका नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो क्या हो सकता है। सो हेल्थ केयर की बात करें, फाइनेंस की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, पूरी सप्लाई चेन की बात करें, दे ऑल आर द डिजर्विंग एप्लीकेशन एरियाज जहां पर जो है डेटा साइंस को यूज किया जाएगा। सो अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो फ्रॉड डिटेक्शन के बारे में एक आइडिया निकल सकता है इस डेटा को देखने के बाद। हाउ मच दिस टेक्नोलॉजी इज रिस्क प्रोन एंड रिस्क ओरिएंटेड, और इनसाइट्स मिल सकते हैं ऑब्वियसली फाइनेंशियल पैटर्न्स को देख के। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि कस्टमर के बाइंग पैटर्न का पता लगाना है कि वो कौन मुझसे कंप्यूटर खरीद सकता है, तो मुझे पहले उसकी पेमेंट कैपेसिटी, उसकी हिस्ट्री को थोड़ा एनालाइज करना होगा, देन ओनली आई कैन गेट एन आइडिया। आप सब फेमिलियर हैं नैनो क्यों फेलियर हो गई, ऑल्दो उसका मॉडल जो था नैनो कार का वो चीपेस्ट था, बट अगर अफोर्डेबल कॉस्ट का एक आइडिया रहता तो वो ज्यादा बेटर रहता। चीप करने का मतलब तो बिल्कुल लगता है कि क्वालिटी ही नहीं है, बट अगर हम इसकी मार्केटिंग करते समय ये कहते हैं कि अफोर्डेबल, एट अफोर्डेबल प्राइस एवरीवन कैन बाय दिस नैनो कार, तो वो ज्यादा उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मुझे लगता है बेटर रहती है। तो ये सारी चीजें, इट्स ऑल द गेम ऑफ डेटा ओनली। So yes, automobile is also another important area where the data science can really create a difference. Supply chain and inventory, here we can put some sort of forecasting and planning kind of a prospect can be generated using the available data based on to the supply chain. So there are numerous other data science applications such as the election campaigning, chatbots, virtual assistant, automated car, disaster prediction, product pricing, preventive maintenance, customer retention, पैटर्न रिकॉग्निशन। ऐसे तो कोई फील्ड बची ही नहीं है, ये सारी चीजों को अंडरलाइन करना पड़ेगा मुझे। यस, सो दे ऑल आर डिपिक्टिंग द बिजनेस वैल्यूज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द डेटा साइंस। दिस अ फैंटास्टिक डायग्राम व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये डायग्राम मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि छोटी छोटी लाइनों में पूरा पॉइंट ही कम्युनिकेट कर दिया गया। अगेन आपके इग्नो की ब्लॉक से ही लिया गया ये डायग्राम। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ रहे हैं कि डेटा एनालिसिस को भी बाइफरकेट किया गया है दो पार्ट्स में। वन इज सेट टू बी द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, अनदर वन इज सेट टू बी द प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। अब जब हम इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, सो आफ्टर अप्लाइंग द डेटा साइंस एट डिफरेंट लेवल, जैसे यहाँ पर डिफरेंट लेवल क्या है, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस, प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस एंड देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। जब मैं डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस अप्लाई करूंगी या डेटा साइंस एस्पेक्ट अप्लाई करूंगी, तो मुझे क्या जानना है, मुझे ये समझना है कि व्हाट डिड हैपन, हुआ क्या है।
हुआ क्यों है, व्हाट विल नियर फ्यूचर में और हो क्या सकता है, अगर मैं इसको, इस एरर को या इस प्रॉब्लम को या इस चैलेंज को रिजॉल्व नहीं करती जो मेरा सॉफ्टवेयर अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्स्ट टू वर्स्ट व्हाट कैन हैपन, एंड प्रिस्क्रिप्टिव मींस व्हाट कैन वी मेक टू मेक इट हैपन, क्या चेंजेस करें ताकि मैं भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम से इस सॉफ्टवेयर को बचा सकूं। सो वी कैन गो टू अ रॉकेट साइंस स्पीड से मैं अपने सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती हूँ बाय अप्लाइंग all these different aspect of the data science at the part of analysis. So again, एक साथ तो सब कुछ होगा नहीं, I have to start from the exploratory data analysis till the final level, till the forecasting level. So we have to start our journey from the descriptive till prescriptive. तो जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, वी ऑल आर द डॉक्टर्स हियर इन द फॉर्म ऑफ डेटा साइंटिस्ट, so that we can recommend based on to the available pattern that the client has shared with us. उसने हो सकता है कुछ डेटा भी हमारे से शेयर किया है, उसको एनालिसिस करके हम उसको बेटर आइडिया अपना कोट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। हमने फोर्स तो करना ही नहीं है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री का ये एक पहला रूल है, हम सिर्फ अपना राय, अपने ज्ञान को उसके साथ बांट सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, मानेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो उससे भी अच्छी बात है। So data science is giving a full proof evidence in terms of the data that we can share with the client, so that we are suggesting based on to the available data only. हमारी खुद की कोई मन की इच्छा वाली बात नहीं है यहाँ पर, what the data is communicating to us, we are projecting that idea only, right? So another important thing is that is the popular applications of the data science, that is computing the most relevant online advertisement based on the user interest. ये वो एरियाज हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूजर का इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसकी सर्च ब्राउजर जो है वो सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को स्टोर करता है, उस सर्च की जो कुकीज का डेटा या सर्च हिस्ट्री है वो क्या कम्युनिकेट करती हैं, एडवर्टीजमेंट जो रियल टाइम पे उस पर कस्टमर के क्या फीडबैक्स आ रहे हैं, all these are the basically that concrete data that are giving us a better idea in that terms. So finding the relevant product recommendation based on to the user transaction, that is history, browsing history, similar user interest, even the flagging an email as a spam through continuous learning of the feature, ये सब एक kind of signal है, so that we can understand that how the if I, as a digital marketer, if I have send a sequence of mails to you, so then that can give an idea कि okay मेरी let's say 10,000 mails मैंने भेजे और उसमें से let's say 8,000 bounce back हो गई है, so it's a kind of that data is again flagging me a message, or it is backing me a message that okay we need to change our strategy of sending mails also. So identifying the obstruction by the autonomous vehicles in the real time, वो किसी भी एस्पेक्ट पे अप्लाई किया जा सकता है, अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर इन द रियल टाइम। तो ये सारे डेटा साइंस के पॉपुलर एरियाज हैं जिसमें हम कस्टमर के बाइंग पैटर्न को या उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके कि वो अगर लेट्स से शूज खरीदने आया तो वो लेसेस या उसकी पॉलिश भी खरीद के जा सकता है, तो लेट्स कीप दैट आइटम आल्सो इनटू आवर स्टोर हाउस, राइट। सो दिस काइंड ऑफ कस्टमर बिहेवियर पैटर्न, आई थिंक आपने शायद जिन्होंने पहले भी थोड़ा सा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सो दे मस्ट बी नोइंग दैट मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो वो मार्केट बास्केट एनालिसिस वो टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, कस्टमर के बाइंग पैटर्न के ऊपर है। कीप द रिलेटेड आइटम इन अ सिंगल बकेट, सो दैट मैं एक चीज खरीदने आऊंगी तो दूसरा साथ में खरीद के लेके ही चली जाऊंगी। इफ आई एम गोइंग टू परचेज लेट्स से ब्रेड, तो बटर भी पॉसिबिलिटी है, जैम की भी पॉसिबिलिटी है, चीज की भी पॉसिबिलिटी है, और उसके रिलेटेड आइटम और भी चीजों की पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाती है। तो ये सब चीजें मतलब डेटा साइंस जो है इसको रिलेट कर रही है मार्केट बास्केट एनालिसिस से, सो दैट कस्टमर का एक बाइंग पैटर्न जो ना कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन दैट पार्ट। प्रेडिक्टिंग कस्टमर चर्न प्रोबेबिलिटी यूजिंग द सिग्नल्स एंड ऑल। कुछ बैकग्राउंड एरियाज हैं जो हम डेटा साइंस की समझेंगे, दैट इज क्लोजली रिलेटेड विद दैट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। डेटा क्या बोलता है, फैक्ट्स एंड फिगर क्या बोलते हैं। दो एनालिस्ट भी जब आपस में बात करते हैं, दे ऑलवेज कन्वर्स इन नंबर्स ओनली, दे ऑलवेज कन्वर्स इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। So this is the data science basically, that they use some statistical method for the data analysis.
फिर से वही बात है, कम ज्यादा अच्छा बुरा की कोई वर्थ नहीं है डेटा साइंस में. We must have some statistical algo behind the scene that will give a kind of prediction, or that will give a base to that decision which was taken based on to the data only. So as such, the data analysis and the analysis method have been used since 1960. The term data science can be traced back by the 1974 when it was coined by the Peter Nor and was later popularized by Dr. C.F. Zeff in the year 1985. तो इन्होंने इस concept को और higher level पे extend किया. So in the earliest 2010 we used the formal and rigid business rules for product recommendation. It was followed by, अब इसका best example है Netflix. Netflix is a streaming platform. हमने जो सबने अपने अपने घरों में पैकेजेस लिए हुए हैं नेटफ्लिक्स के, वो हमारे जो जिन्होंने भी पैकेजेस लिए हैं वो हमारे पैटर्न्स को नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करता है कि सुमिता कौन कौन से टाइम पर कौन कौन सा चैनल देखती है. तो नेक्स्ट ईयर का जब रिन्यूअल ऑफ प्लान का टाइम आता है, तो बेस्ड ऑन माय पास्ट क्लिक्स और द पास्ट चैनल दैट आई हैव रिव्यूड इन द थ्रूआउट द मंथ, वो मुझे रिकमेंड करेगा कि सुमिता, नाउ इफ यू आर गोइंग टू हैव अ न्यू प्लान ऑन टू द नेटफ्लिक्स, गो फॉर दिस प्लान बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया. तो मुझे नए नए चैनल्स को रिकमेंड करता है वो. सो दिस व्हाट इज वर्किंग बिहाइंड द सीन, द ओनली थिंग इज डेटा साइंस. So in 2013, we achieved the greater accuracy using the logical regression and decision tree were widely used in the 2014. ये decision tree जो हमने उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इनिशियल पार्ट में भी डिस्कस किया था, ये भी एक डेटा मॉडलिंग टूल है. जब भी हम अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी पूरी डिस्कशन को पूरे डिसीजन ट्री में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, सो दैट कोई पॉइंट जो है ना एस्केप ना हो जाए. सो ऑर्गेनाइजेशन लाइक अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स, इवन अमेजोन में तो एक मिनट में लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, वो भी एक पैटर्न निकालता है और रिकमेंडेशन देता है कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर, आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, बाकियों को हम 25% दे रहे हैं, आपको 40% देंगे. So based on the past buying pattern and all. So that is leveraging collaborative filtering is going on in 2015 for the product recommendation, and that is Bayesian network was used for the recommendation in the year 2017, and from 2019 onward, organizations are heavily using the machine learning and deep learning methods for the product recommendation to achieve the better accuracy. मतलब अगर मैं 10 लोग एग्जाम्पल 10 का ले रही हूँ ताकि बड़ी चीज आप समझ जाए, हम लोग समझ जाएंगे. 10 में से अगर मैंने 8 लोगों आई 10 लोगों को मैंने कुछ रिकमेंड किया और लेट्स से 8 उसमें से कन्वर्ट हो जाते हैं उस काम को करने के लिए जो हमारी रिकमेंडेशन के थ्रू गया था, तो ये एक इट इज अ काइंड ऑफ डेटा अगेन कि आपकी एक्यूरेसी या आपकी प्रोडक्शन ठीक लगी क्लाइंट को, तभी उन्होंने आपके 10 में से 8 का मतलब होता है 80% कन्वर्जन आना. और मार्केटिंग में या बिजनेस वर्ल्ड में अगर हम बात करें 80% कन्वर्जन वैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है. इट इज जस्ट एन एग्जांपल बट इट इज टू गुड. इवन हम मार्केटिंग में तो 10% कन्वर्जन भी बहुत मानते हैं. अगर 100 लोगों से बात करके एक ने हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया वो भी बहुत है, राइट. तो ये सारा इट्स ऑल द गेम ऑफ डेटा ओनली. So yes, data science is an interdisciplinary field that deals with the अब होता क्या है, ये डेटा साइंस काम कैसे कर रहा है, इसकी पावर को तो हम थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं, बट ये काम कैसे करेगा, अब इसका पूरा प्रोसेस आगे इन डिटेल है जिसको हम 1 by 1 कवर करेंगे. दैट इज कलेक्टिंग. डेटा आएगा कहाँ से, कहाँ से आएगा, कलेक्ट करूंगी मैं, एनालाइज करूंगी, विजुअलाइज करूंगी, उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूंगी कि मैं अपने बॉस को या अपने इमीडिएट बॉस को उसको दिखा सकूं. और बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न पर्सन विल टेक ऑन डिसीजन एंड अकॉर्डिंगली द टीम विल implement that decision that was taken by the concerned person. So again, using some statistical and machine learning method to convert the raw data into the data product. Simply put, a data scientist is tasked with the making sense and actionable insight out of the raw data we have depicted in the various disciplines of the data science. Okay, sign? No, it's okay. Thank you. So, definition of data science क्या कहती है? Yes, we can gain some, knowledge from various sources like machine learning, statistics, analytics, computer science. अब देखो यहाँ different domain से जो ना essential data निकल के आ रहा है और वहीं से जो है
हम एक एप्लीकेशन की फॉर्म में जो है ना, सोल्यूशन की फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर जो है ना लॉन्च कर पा रहे हैं। अब इसकी डिटेल में इसमें आगे पूरा आ रहा है, इसकी प्रोसेसिंग को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ से निकाल पा रहे हो कि डेटा साइंस के पीछे बैकिंग जो है वो किससे मिल रही है, बिग डेटा से, विजुअलाइजेशन टेक्निक में जिसमें हम चार्ट और ये सब करेंगे, स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स अप्लाई करें कि व्हाट द एनालिटिकल मेथड क्या प्रोडिक्शन दे रहा है, उसके ऊपर देख लेते हैं क्या वैल्यू निकल के आ रही है। और ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा मार्जिनल डिफरेंस आएगा तो अगेन हम एक मैनुअल अप्रोच भी लगा सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल तो हम लगा ही रहे हैं, राइट। So yes, a data science is an interdisciplinary field. A data scientist needs to be familiar with multiple tools and technology. जैसे हम लोग महाभारत देखते हैं तो वहां पर हमने एक भीष्म पितामह जी के बारे में जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं इस बारे में। तो हम आगे आने वाले पार्ट में आप समझोगे कि कैसे पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के जो भीष्म पितामह का काम कर रहा है वो पूरा डेटा साइंस का काम कर रहा है, कितनी सारी चीजों से ये इंटीग्रेटेड है, बैक्ड अप है, और किस तरह से ये हेल्प कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर को इम्प्रोवाइज करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए। So yes, AI and machine learning and deep learning method, regression analysis, machine learning different models, support vector machines, supervised and unsupervised learning, जो कि मतलब कुछ सैंपल डेटा निकाला जाता है और उसके ऊपर अंडर मॉनिटरी, अंडर ऑब्जर्वेशन कुछ टेस्ट किए जाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग। और जो एक रॉ फॉर्म में कर दिया जाता है दैट बिकम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। टेंसरफ्लो, PyTorch, supervised learning, all these methods they help, they all are the methodology that we use to for the classification of the data. Apart from this, certain regression analysis technique जिसमें हम चीजों को डिफरेंट मॉडल्स में डाल डाल के चेक करते हैं कि ओके ये प्रोटोटाइप मॉडल में ये वर्क कर रहा है, SDLC में नहीं कर रहा है, या इतना बेटर रिजल्ट नहीं आ रहा, उसकी आउटकम लो जा रही है, समथिंग लाइक दैट। We will put some data into the working model, then the outcome will be generated, and then the final recommendation will be generated. So logistical regression, recommendation, and decision tree, all these techniques are used to as a tool to apply the data science at the part of development industry. So unsupervised learning they include such as the clustering. अब देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो आपकी क्लास में से मैं उसके ऊपर अप्लाई करती हूँ अनसुपरवाइज लर्निंग, तो कुछ क्राइटेरिया लगा दूंगी कि चलो भाई काम करते हैं, लेट्स प्ले अ गेम। जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो ए ग्रुप में हो जाएगा, जिनका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, या हम इतने सारे ग्रुप 26 के 26 ग्रुप नहीं बना सकते, काम करते हैं ए टू एम वाले ए ग्रुप 1 रहेगा, और एन टू लेट्स से जेड तक की ग्रुप 2 रहेगा, समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट आई हैव डन in this example, I have clustered, I have partitioned the entire class into 2 groups, that is group 1 and group 2, और उसकी क्लस्टरिंग कर दी मैंने अल्फाबेटिक के हिसाब से A to M and N to Z. So this is how the data science भी जब कुछ क्लस्टरिंग करेगा कोई ना कोई क्राइटेरिया रहेगा। आल्दो ये एक छोटा सा डेली लाइफ का एग्जांपल से क्लस्टरिंग बोले, आल्दो बहुत सारे एज डेमोग्राफिक्स के ऊपर, आई मीन इंटरेस्ट के ऊपर, आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लेवल पे क्लस्टरिंग अप्लाई की जा सकती है। एनॉमलीज लिमिटेशंस डिटेक्ट की जाएगी, एनालाइज किया जाएगा, एंड देन विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करके एक बेटर विजन क्रिएट किया जाएगा, सो दैट हम उन चीजों को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। कुछ टूल्स हैं, आल्दो कुछ एक टूल तो हम सब ने, मैंने भी कहीं यूज नहीं किया, कुछ चीजें हम सबके लिए न्यू है, तो दिस इज जस्ट एन आइडिया, और आपकी ये इग्नो के ब्लॉग से ये वाला सारा डेटा मैंने कैप्चर किया है। सो यस, बिग डेटा में अपैचेज, स्पार्क, हडूप, NoSQL databases, ये सब these are the tools that we use to apply different aspect of the big data or data science to capture the data. Statistical analysis करने के लिए हम वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई करेंगे, कैलकुलस अप्लाई करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई करेंगे। इसी टाइप से पावर BI आजकल बहुत इन थिंग है, इसीलिए लोग एडवांस एक्सेल सीखते हैं ताकि पावर BI के कॉन्सेप्ट को और चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। डोमेन स्किल्स, सो थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन, चाहे वो फाइनेंस की है, रिटेल की है, अगर ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्री ड्रिवन थोड़ी डोमेन नॉलेज गेन कर लें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो और बेटर हो सकता है। यानी कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मुझे फाइनेंस में क्या टर्म वो लोग यूज करते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर थोड़ा चैलेंजिंग बन जाएगा। तो व्हाई नॉट टू हैव अ लिटिल बिट
gain some sort of understanding with that domain, so that you will use the right of abbreviation in the interface design and other coding part and all, right? और कुछ business rules भी मुझे समझने चाहिए. Data science platform, that is MATLAB, IBM Watson Studio, Anaconda, NumPy, all these are the different tools that are used as a data science tools in different domain. Programming language में R है, Python है, जो जिनका थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको आर वाला पार्ट जल्दी समझ में आता है, आईटी वाले तो खैर कर ही लेंगे, बट ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है. इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स करिकुलम में आर लैंग्वेज सभी कॉमर्स ग्रेजुएट के कोर्स करिकुलम का पार्ट है, राइट? तो मॉडल डेवलपमेंट के लिए मैटलैब, ऑक्टेव, ये टूल्स हम यूज कर सकते हैं. So as data scientist is an interdisciplinary field, a data scientist need to be familiar with multiple tools and technology. Although ये हम सब अच्छे से इस बात को understand करते हैं कि it is not possible for everyone to master on each and every tool, not possible, but at least master on one tool in each category. ऑपरेशन रिसर्च करते समय आई नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टूल या कौन सी मेथोलॉजी विल बी बेस्ट सुटेड एज पर माय ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और वी कैन से एज पर द प्लेटफॉर्म दैट माय ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग. सो उसके बेस उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए डिसीजन ट्री और डिसीजन मॉडलिंग विच विल रिफ्लेक्ट अ काइंड ऑफ डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक काइंड ऑफ आइडियाज टू द टीम. एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हमने बात की इसके बारे में. So the proliferation of the big data has propelled the increase in the popularity of the. आप देख रहे हो कि बिग डेटा ने कैसे पूरा अपने पांव फैला लिए, हर डोमेन को कवर कर लिया. कोई ऐसा डोमेन बचा ही नहीं, चाहे वो ना ही कोई ऐसी इंडस्ट्री बची है. टेलीकॉम हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, whatever it is, they have occupied or they have spread the wings in all different domains. So the sources that generate the big data increase in volume, velocity at a massive rate of increase, and variety of data is also there. कुछ data structured form में, कुछ semi structured form में, और कुछ unstructured है, raw form में available है. So ये कुछ challenges हैं जो big data level पे हम face करते हैं at the part of organization, चीज़ों को manage करने के लिए, data को manage करने के लिए. So for example, यहाँ एक example दिया गया, that is big data और the census data, user के click का data है, tweets का data है. हम लोग ट्विटर पे जाके अपने अपने आइडियाज, अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करते हैं, तो द टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस टेक्नोलॉजी, दे विल कैप्चर ईच एंड एवरी ट्वीट्स डेटा, एंड बेस्ड ऑन दैट ट्वीट डेटा a pattern will be generated, that will generate a kind of pattern of data that will be communicated. So we cannot easily manage the big data through the traditional databases जैसे हम पहले करते थे. उस तरीके से इस डेटा को, इतने बल्कि डेटा को मैनेज करना आसान नहीं है. ना केवल बल्कि है, मतलब वॉल्यूमस तो है ही है, rather the catch over here is that कि diversified data आ रहा है, और जिसको मैनेज करना और एक पैटर्न में, कंसिस्टेंसी में ले आना, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग. सो यस, इसलिए बहुत बड़ी साइंस इसके पीछे काम कर रही है. एंड बिग डेटा सिस्टम, दे डू नॉट स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द जो हमने डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में सबने पढ़ा हुआ है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, हम सबने नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट रूल्स भी पढ़े हुए हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म. कभी कभी डेटा साइंस जो है ना, उस रूल पे स्टिक भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से डेटा आ रहा है. वो वाले पैटर्न्स, वो वाले इनपुट्स भी कंसिडर करनी है. So some of the popular big data systems are NoSQL products such as MongoDB and all. So as a part of the data science development, we build, explore and fine tune various models to handle the massive data sets. So big data provide the massive data management, data processing technologies such as the Apache Hadoop and NoSQL databases for the data science method. आल्दो यही वो पूरा डायग्राम है जो आगे वाली स्लाइड्स में आ रहे हैं. बस मैं यहाँ छोटा सा ग्लिम्स जरूर लूंगी इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि आगे वाली स्लाइड का जो डेटा है वो आपको एक्चुअल वे में वो स्टफ प्रोवाइड करेगा जो आपने अपनी आंसर शीट पे मेंशन करना है, राइट? सो अगेन द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. डेटा साइंस का पूरा जो लाइफ साइकिल मॉडल है वो आपके सामने है. कि सबसे पहले बेस्ड ऑन टू द रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे हम लोगों को भी पता होना चाहिए, अगर मुझे इवन आपने कहा कि लेट्स से गूगल से कुछ डेटा कैप्चर करो, तो मुझे ये तो समझ में आना चाहिए ना कि किस चीज के ऊपर, किस टॉपिक पे मुझे डेटा निकालना है.
So what I will do in this example, I will get your requirement that on which data you want me to, discover the data, and then I will put the data into the different sources or Google or other search engine, and then whatever data will be captured out of it, that will undergo the preparation stage. और प्रिपरेशन स्टेज में क्या करना है आगे हम डिटेल में बात कर रहे हैं. फिर उसको हम जो है ना एक एनालिसिस करेंगे, देन उसके ऊपर एक प्रेडिक्शन निकालेंगे, फिर उसको विजुअलाइज करेंगे एक पैटर्न, एक ऐसे फॉर्मेट में मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगी कि कंसर्न पर्सन जो है, चाहे टॉप लेवल का पर्सन है या मिडिल लेवल का पर्सन है या लोअर लेवल का पर्सन है या बॉटम लाइन पे कोई पर्सन है, अगर सब लेवल को समझाने के लिए मुझे एक डायग्राम से काम नहीं कर रहा, तो सब लेवल के हिसाब से मैं अलग अलग विजुअलाइजेशन पैटर्न्स के हिसाब से उनका एक विजुअल्स क्रिएट करूंगी, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड माय आइडियाज. सो व्हाट ऑल इज टू बी डन अंडर ईच एंड एवरी फेज, नाउ वी आर गोइंग टू कवर. आल्दो डेटा सब कुछ लिखा है, यही चीजें और डिटेल में आगे आ रही हैं, और वही ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आप और अच्छे से इसको लिख समझ सकेंगे. सो इन डेटा ये सारी फेजेस है जो अभी हमने लाइफ साइकिल के बारे में जाना डेटा साइंस के प्रोसेस के अंदर. So in data science, the data is processed through various stages in the pipeline. We have depicted the stages. During each of the stages in the pipeline, the raw data undergoes a series of analysis and changes. So the life cycle changes are cyclic. Continuously हमें इसके ऊपर feedback लेना होगा. हमने ये point पहले भी discuss किया था कि feedback is the only thing which will help in optimizing the software. So at each stage हमें feedback get करना है ताकि हम उसको optimize कर सकें. Apart from this, we need to understand the business requirement. काम कुछ भी करें, business की requirement को नहीं भूलना है. तो हमारी जितने भी आगे की साइकिल तभी फ्रूट जनरेट करेगी जब मैं बिजनेस एस्पेक्ट्स को समझ के, बिजनेस के गोल्स को समझ के, उनके फोकस एरियाज को समझ के, उनके लेवल पे आने वाले चैलेंजेस को समझ के आगे की जर्नी को कैरी आउट करूंगी. So we need to understand the key data sources, कहाँ से डेटा आ रहा है, क्या उनकी इन्वेंट्रीज मेंटेन है, जो इन्वेंट्री मेंटेन है उसकी वर्थनेस क्या है, राइट. एग्जिस्टिंग डेटा एनालिसिस टूल्स कौन से यूज कर रहे हैं हम, क्या टेक्नोलॉजीज अप्लाई की जा रही है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का क्या पर्सपेक्टिव है इस पार्ट पे, प्रोजेक्ट का डेटा क्या है, स्पॉन्सर्स, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के क्या व्यू पॉइंट्स हैं, टाइम एंड बजट की टर्म्स में भी पैरामीटर्स कुछ कम्युनिकेट करेंगे. सो इट इज इसेंशियल टू आल्सो टू अंडरस्टैंड एनी एग्जिस्टिंग डेटा एनालिसिस इनिशिएटिव व्हिच आर अंडरटेकन टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस. इन सबके बावजूद मैंने ये सारी चीजों को देख लिया, फिर भी एक एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कुछ चीजों में, और कहीं कहीं पर एक्सपीरियंस मैटर की कोई पार्ट ही नहीं है. जब भी हम एक नया प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो वी ऑलवेज लुक फॉर द यंग ब्लड और दैट फ्रेश आइडियाज, राइट. तो हर चीज का अपना एक वर्थ, अपनी एक इम्पोर्टेंस है. सो डोमेन एक्सपर्ट और बिजनेस एनालिस्ट फॉर द बिजनेस डोमेन, दे हेल्प अस टू प्रोवाइड द ह्यूरिस्टिक व्हिच इज बेस्ड ऑन टू द एक्सपीरियंस, कि एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंसेस निकल के आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फीडबैक एंड ऑल, और रिव्यूज और रेटिंग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं. दे आर रिलेटेड टू द बिजनेस डोमेन यूजिंग व्हिच वी कैन फॉर्मुलेट द इनिशियल हाइपोथेसिस. Once we thoroughly understand the business domain, we can formulate the business problem for applying the data science method. तो अल्टीमेटली क्या है, बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है. इसीलिए स्पेंड, तो ये पार्ट हमने फर्स्ट क्लास में ही कवर कर लिया था कि सबसे पहले कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हमें बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में लगाना है, जिस चीज के लिए मैं सॉफ्टवेयर बनाने जा रही हूँ, क्योंकि उसी से सारी चीजें डिराइव्ड होंगी फर्दर. Once we fully understood the requirement, अब हमारे वो cyclic process start हो रहा है जो हमने diagram में देखा था. Once we fully understand the requirement, we need to collect the data from various sources such as data lakes, relational database जो हमारा ERP है, internal और external से है sources हैं, या social media से क्या communication आ रहा है, what the people are talking about us, कोलैबोरेटिव सिस्टम जो है या इंटीग्रेटेड सिस्टम से क्या निकल के आ रहा है, हमारी कंपनी का ERP क्या बता रहा है या CRM क्या बता रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सोर्सेज का जो डेटा है कंपनी का वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, यूज केस डिटेल्स क्या हैं, प्रोफाइल्स डिटेल क्या कम्युनिकेट करनी है, ऑर्डर हिस्ट्री क्या बताती है, लोग एक टाइम में किस टाइम पे कितने एक परचेज ऑर्डर पे कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर होते हैं और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, कब विदड्रॉ हो जाते हैं, कितने ऑर्डर विदड्रॉ हो जाते हैं.
तो ये सब चीजें समझने का पॉइंट है, और इन्हीं सबसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और ये समझेंगे कि ओके पीपल हैव सच ए काइंड ऑफ इमेज इन देयर माइंड, सो लेट्स अप्लाई द स्ट्रैटेजी टू क्लीन दैट इमेज इफ इट इज नॉट क्लीन, इफ इट इज नॉट फेयर, राइट। तो कहीं पर अगर लोग मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं या कुछ इस टाइप के, तो हेयर विल कम द रोल ऑफ मार्केटिंग टीम, they will play an important role to clear the or to better project the business image, और यहीं पर रोल आएगा इन्फ्लुएंसर्स का भी, जो बिजनेस इमेज को पॉजिटिव करने में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। So to improve the quality of the extracted data, we need to clean the data. अब हम क्लीनिंग प्रोसेस में एंटर कर रहे हैं, हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा उसको, फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में या स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा अपने डेटा को, क्योंकि अब हम कौन से स्टेज में आ गए हैं, हम प्रिपरेशन स्टेज में आ गए हैं। पहले हम कौन से स्टेज में थे, गैदरिंग स्टेज में थे। तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया, और डिस्कवर करने के बाद मैंने उसको अभी अपने फोल्डर्स में, डिफरेंट फोल्डर्स में बना के रख लिया। अब जो है मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मैं इसको एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन की फॉर्म में यूज कर पाऊँ। सो आई विल रिमूव सम अननेसेसरी, कुछ चीजें मैंने डुप्लीकेट डाउनलोड कर ली थी, वो सब मैंने हटा दिया, मिसिंग वैल्यूज थी वो पूछ के, डिस्कस के करके, एनालाइज करके कंसर्न पर्सन से उन वैल्यूज को फिलअप कर लिया है। और जो एरनियस डेटा था, that is also now, that is not also the part of this final data. So now data is prepared, it is a time consuming stage। अब देखो गूगल ने हमें डेटा तो बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मैं सीधा उसको यूज नहीं कर सकती, मुझे उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा उस फॉर्मेट में जिससे मेरी वो टेक्नोलॉजी उस चीज को अंडरस्टैंड करके और मैनिपुलेट करके मेरे लिए रिजल्ट या कुछ पैटर्न या कुछ अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजेशन जनरेट करे। सो वेयर इन द डेटा साइंटिस्ट सेपरेट द सिग्नल फ्रॉम द नॉइज। तो अनवांटेड डेटा को, जैसे मेन प्लांट के साथ हमने क्या वर्ड पढ़ा था, क्या बोलते थे उसको, वेस्ट प्लांट को कुछ बोलते थे ना साइंस में, ध्यान नहीं आ रहा अभी, अनवांटेड प्लांट जैसे होता था, उसी टाइप से मेन डेटा के साथ कुछ नॉइसी डेटा आ जाता है जो कि मेरे काम का नहीं है, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। सो द डेटा कंडीशनिंग कैन बी परफॉर्म बाय ETL। दिस इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। E stand for extraction, T stands for transformation, and L stand for loading। यानी कि आप डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा आपने निकाला है, ट्रांसफॉर्म दैट डेटा इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड देन लोड इट इनटू द रिक्वायर्ड साइट। जहां इसको यूज करना है वहां पर आप या उस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को इसको इनपुट के लिए भेज दीजिएगा। So as a part of data conditioning, we do the data normalization, conversion, and to the same and such। कुछ मेन एक्टिविटीज है जो हम इसके अंदर करेंगे। कब? अभी भी हम डेटा प्रिपरेशन स्टेज में हैं। जो हमने पढ़ा, क्या करा हमने, अनवांटेड डुप्लीकेट डेटा को हटा दिया, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया कि कंपनी का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या पॉलिसी है या जो उसके हिसाब से जो उनके नॉर्म्स बने हुए हैं उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया, मिसिंग वैल्यूज को फिलअप कर दिया, और जो भी नॉइसी डेटा है वो सब हटा दिया, कुछ फिल्टर किया डेटा, कैटेगराइज किया, मैंने सैम्पलिंग डेटा लिया। अभी भी मैं पूरे डेटा के ऊपर काम नहीं करूंगी, आई विल एक्सट्रैक्ट सम सैंपल डेटा आउट ऑफ इट, मेकिंग द डेटा टाइप कंसिस्टेंट अक्रॉस द एंटायर डेटा। अब हम जैसे डेटाबेस में काम करते हैं तो हम हर चीज, हर फील्ड का एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो मैं भी बेस्ड ऑन टू द डेटा आइटम्स और डेटा सेट आई विल पुट और विल मैच द डेटा टाइप बेस्ड ऑन टू द डिफरेंट डेटा सेट। रिप्लेस करूंगी मिसिंग वैल्यू को विद सम मीन, मीडियन और एवरेज वैल्यू। कहीं पर आपको मेरे ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं पता चले तो आप वही उसी फॉर्मूले से काम करोगे, जैसे अभी हमने एक एवरेज वैल्यू निकाली थी और PhD होल्डर के परसेंटेज का आइडिया बता दिया था कि उसके 80 और 90 के बीच में उसकी PhD का समथिंग लाइक दैट। सो द कंडीशनल डेटा विल बी यूज्ड फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड मॉडल डेवलपमेंट। अब आता है हमारा थर्ड स्टेज, दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज। So during this stage we will extract the feature from the data and process the data। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लूंगी मैं, उससे मुझे समझ में आ जाएगा। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक देख के उसके बिहेवियरल पैटर्न को समझ जाते हैं कि बस अब इसको गुस्सा आने वाला है या इसको बड़ा कूल है या समथिंग लाइक दैट, अब तो ये ब्लास्ट करेगा, समथिंग लाइक दैट। उसी टाइप से हम what the patterns the data is reflecting, based on that pattern, based on that feature, the kind of cut analysis can be applied। So based on to the accepted feature जो ये डेटा मुझे बता रहा है, उसके बेसिस पे मैं कट एनालिसिस करूंगी, सो दैट एक, और इस कट एनालिसिस के पीछे मेरी हाइपोथेसिस वर्क करेगी, जो मेरा खुद का एक कंसेप्चुअल आइडिया उस चीज को लेकर वो उसके बिहाइंड में काम करेगा। Then only we can classify or cluster the data into some logical categories।
जैसे मैंने अभी एग्जांपल लेके कहा कि A to M का एक ग्रुप बन जाएगा, N to O, तो एक कोई ना कोई क्लस्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सप्लोरेशन स्टेज में हैं. So we identify the relationship between the variables during this stage. We then select the key predictors that are essential for the recommendation and prediction. तो कौन कौन से पैरामीटर के बेसिस पे फाइनली फाइनल डिसीजन का आउटकम इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें इसका पार्ट रहेगा. फॉर इंस्टेंस, इन ऑर्डर टू मॉडल द प्राइस ऑफ द यूज कार, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अगेन ये आपकी बुक से ही डिराइव किया गया है. वी नीड टू एग्जामिन मैसिव amount of historical data that is used in the car sale transaction costing of various attributes. However, key features such as the car की माइलेज है, उसका कितनी पुरानी है, कितने किलोमीटर वो ड्राइव कर सकती है, उसकी इंजन की कैपेसिटी क्या है, क्या प्राइस है, डायरेक्ट कोरिलेशन विद द कार्स मार्केट प्राइस. So these key features will directly influence the final price of the used car. तो इसका क्या, ये सारे पैरामीटर्स की क्या वैल्यू, क्या डिक्टेट करती है, क्या प्रोडिक्ट कर सकती है, क्या हेल्प कर सकती है, ये काइंड ऑफ मार्केट, कार मार्केट को इम्पैक्ट करेगी. So data scientists, they will look at the data and try to the useful feature and form the hypothesis. Data science अपना उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. तो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है दैट will really help us. So we design and develop the machine learning model in this stage. We train and fine tune the model and test the performance on an iterative basis. हम उसको मॉडल में फीड कर करके चेक करते हैं, सैम्पल डेटा को भी डाल के. So the data scientists, they will evaluate various model for the selected data and finally the model that provide the highest performance. कौन से मॉडल ने इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट किया है, उसको जो है ना यूज किया जाएगा, और अगेन उसी को की प्रेडिक्शन के बेसिस पे हम एक फाइनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. We use many statistical methods such as the regression analysis, qualitative method, decision tree model, deep learning model for data analysis during this stage. Even we will evaluate the performance of the model using various data points such as the accuracy of the model, prediction, किसका accuracy अच्छा आ रहा है, किसकी प्रोडिक्शन बेस्ट निकल के आ रहा है, और कौन कौन से ट्रेनिंग सेट या सैम्पल डेटा पर क्या प्रोडिक्शन निकल के आ रही है. तो ये सारी चीजें अगेन इट इज द जॉब ऑफ डेटा साइंटिस्ट. दे विल इवैल्यूएट ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन टू द अवेलेबल डेटा. नाउ कम्स द डेटा विजुअलाइजेशन. मेरी क्लास की अटेंडेंस का स्टेटस क्या है, कितने स्टूडेंट रेगुलर हैं, कितने स्टूडेंट इरेगुलर हैं, क्या हर एक का पैटर्न है. मैंने क्या किया, सारे अटेंडेंस का डेटा जो आप लोग देते हैं उसको मैंने एक एक्सेल शीट में कन्वर्ट किया. मेरी एक्सेल वो तैयार हो चुकी है, उसी को मैंने ट्रांसफॉर्म किया और मैंने एक कॉलम चार्ट में कन्वर्ट किया, और उसके हिसाब से मुझे समझ में आ गया कि मोर और लेस सबका 70% अटेंडेंस जो है ना लगभग सबकी कंप्लीट हो चुकी है. सो दिस इज व्हाट, अगर आप एक्सेल के सारे डेटा को, इतने 2 बैचेस के डेटा को मिला के लगभग 111 या 29 का, आपका 111 का डेटा है, 111 स्टूडेंट का डेटा है, एक की अटेंडेंस का स्टेटस को याद रखना, इट इज रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एट लीस्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. So here comes the role of data visualization technique. That data visualization technique, they helped me in understanding your attendance chart so that I can get an idea that okay, 70% of attendance is of all the students is completed till now based on your based on to the attendance data and all. So this is the power of data visualization stage. So in this final stage, we visualize or we visually communicate the obtained insight using reports. और यही जो चार्ट है मैंने इग्नो की रिपोर्ट में भी डाल दिया, और बताने के लिए उनको कम्युनिकेट करना था, तो उसमें डाल दिया. So similarly, if I'm having so much voluminous data with me, so I can't understand, I can't remember each and every figure. So that the data once it is transformed in the visualized form, so that will really help us to get a more better insight in terms of business, and that kind of thing is called as a business intelligence. So yes, BI tools are there to help in terms of understanding the audience set and making some sort of informed decision also. We also document the key finding, observation, and the behavior of the model for various test cases. Often we use a visual representation
जैसे मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया आपको, चार्ट है आज का, इन्फोग्राफिक, दे आर ग्रैबिंग वेरी मच अटेंशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर। आप देखो सोशल मीडिया पे पी इंटरेस्ट जो है वहाँ पे कितने फैंटास्टिक इन्फोग्राफिक्स है, राइट। सो दैट इन्फोग्राफिक इन ए नटशेल, एक ही इन्फोग्राफिक्स में आपको कितना बल्कि इंफॉर्मेशन जो है ना इन ए शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे हमें देखने को मिल जाती है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड fantastic way of representing your massive data in a more attractive way and more catchy way to communicate the findings to the stakeholder. Let's say if I'm having a gym, और मैं या एक हेल्थ ट्रेनर हूँ और मुझे ये बताना है मैंने कितने लोगों को हेल्थ ट्रेनिंग दिया या योगा प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव टॉट these people, तो बस में डाल दूं, बता दूं कि इतने लोगों को मैंने ट्रेन किया, so that will be worth sharing for the in the group or into the target audience. So once the model is accepted by the stakeholder, we operationalize the model and use it for the business prediction. We need to continuously fine tune the model, which is based on to the feedback and learning from the real world data. सो दिस इज आल्दो, इसका थोड़ा सा ही आपकी बुक से ही लिया डेटा, आल्दो थोड़ा सा ब्लर है, तो ये एक सैम्पलिंग डेटा है। ये वाला पार्ट आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है। तो जितना अभी तक हमने पार्ट डील किया डेटा साइंस के बेसिस पे, उसके बेसिस पे आपकी बुक में एक लास्ट में एक केस स्टडी आपको दी हुई है जिसको सैम्पल केस स्टडी है। वो आप एक बार उसको स्टडी करोगे, नेक्स्ट क्लास में जो है आपका उसके ऊपर एक 5 मिनट का डिस्कशन, 10 मिनट का डिस्कशन हम कर लेंगे। पर उसको पढ़ना है क्योंकि केस स्टडी हमेशा डिस्कस की जाती है, उसको पढ़ाया नहीं जाता, उसको हमेशा डिस्कस किया जाता है। तो एक छोटा सा होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, केस स्टडी को आप पढ़ के रखना। तो थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया, होपफुली शायद नेक्स्ट सैटरडे आई विल बी ऑनली, अभी फाइनल नहीं हुआ है, जस्ट आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी शायद हो सकती है ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट्स एंड ऑल। तो अगर नेक्स्ट वीक नहीं कनेक्ट हो पाए तो कोई बात नहीं, उसका नेक्स्ट तो है ही है, तो आप केस स्टडी को अपनी तरफ से तैयार कर लीजिएगा। सो विद दिस योर syllabus part is finished from my side, theory software engineering theory part is today finished from my side. So my best wishes are with you regarding your exams and all. बाकी प्रैक्टिकल के लिए अभी हम आपकी शेड्यूल क्लासेस के हिसाब से तो आई थिंक 29th को आपकी लास्ट क्लास है, नहीं 30th को आपकी लास्ट है, तो 23rd को होपफुली शायद मुझे छुट्टी लेनी होगी। तो 30 को देखते हैं अभी कितने लोग कनेक्ट हो पाते हैं। एग्ज़ाम आपका 1 से स्टार्ट है ना, 1 अगस्त से। तो मैं अपनी विशेज़ आपको आज ही दे रही हूँ, एंड आई रियली वांट दैट वी ऑल शुड बी द part of professional network. I'm sharing my LinkedIn handler with you. We all can connect over there. So एक बार अटेंडेंस भी ले लेती हूँ मैं फटाफट। आप सब अपने अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। Everyone just keep your video to be on. Yes. सबका नहीं आया, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं। Yes. आपका अटेंडेंस मैंने ले लिया है। एक और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैच है, दे हैव शेयर्ड देयर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे लिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट का मतलब लास्ट क्लास में कनेक्ट होना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा कहीं आपकी भी ऐसी प्लानिंग ना हो, तो मैं एक बार अपनी विशेष तो दे ही दूँ। चलिए,
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में होपफुली मिलते हैं। किसी की कोई क्वेरी है तो ले सकते हैं, अभी 5 मिनट है वैसे हमारे पास। सिलेबस पार्ट तो अभी खत्म हो गया हमारा, बस प्रैक्टिकल वाला पार्ट आप लोग अपने अपने ब्लॉग अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से मैं उसके ऊपर अपनी ग्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। चलिए, ओके, बाय एवरीवन। नहीं है किसी का क्वेश्चन तो कोई बात थैंक यू मैम। नहीं। ओके जी, Bye, थैंक यू, ma'am. Thank you. थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।